नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा अपने प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप हैं मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो कि आपकी लाइफ को सीधे तौर पर नकारात्मक रूप में कभी भी दुष्प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम की दुनिया का एक नया अपराध जिसने आतंक फैला के रखा है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अब ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, साइबर क्राइम क्या होता है, इन सबको हम डिटेल में अपनी चर्चा में लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य बरतते हुए पूरे वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा, जिससे कि आप इन साइबर अपराधों के जो झंझट है इनसे आसानी से बच सकें। तो साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फिशिंग, है ना? ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बस सिर्फ इसको अंत तक देखना है, जिससे आप अपने भविष्य में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप उससे बच सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट चर्चा में है क्यों। हाल ही में आपने अगर खबरें देखी हो टेलीविजन में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया आदि, आप जहां से भी खबरें पढ़ते हो, तो आपको वहां पर प्रतिदिन एक न एक आर्टिकल इस पर जरूर मिल जाएगा कि यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट की घटना घटित हुई, आरोपियों ने या साइबर अपराधियों ने एक्स वाई जेड किसी भी व्यक्ति को 10 घंटे तक बंधक बनाए रखा। तो ये सारी खबरें लगातार आती रहती हैं। तो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर, मतलब टेरिटरी के अंदर, कई स्थानों पर डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु ऐसे बड़े शहरों तक ही सीमित न होकर के ग्वालियर, डबरा और इधर भोपाल, इंदौर आदि इन शहरों में भी लगातार देखने को मिल रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट होगा कुछ ऐसा ही जैसे कि कॉल फ्रॉड, स्पैमिंग वगैरह आते हैं। इसको भी हम चर्चा में लाएंगे, लेकिन इसकी गंभीरता को समझने के लिए आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि गृह मंत्रालय के साइबर विंग की एक जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के साइबर विंग के अनुसार डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से हर दिन जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर अपराधी हैं, वो हर दिन लगभग 6 करोड़ रुपए की ठगी कर रहे हैं प्रतिदिन, है ना? डिजिटल अरेस्ट के बेसिस पर ये प्रतिदिन 6 करोड़ रुपए की ठगी कर रहे हैं। अक्टूबर तक, जो अभी नवंबर, आज कितना डेट हो गया, नवंबर हो गया 20, तो इससे पहले अक्टूबर तक लगभग 92,334 यानी कि लगभग 92,500 डिजिटल अरेस्ट के केस सामने आ चुके हैं। और इनके माध्यम से लगभग 21,500 करोड़ की ठगी की जा चुकी है। गंभीरता को समझिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ या कोई ऐसे ही अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये गृह मंत्रालय की जो साइबर विंग है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये सारे तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये तो वो आंकड़ा है जो कि सामने आया है। निश्चित रूप से ये आप लोग भी ये समझते होंगे कि समाज में जब कोई भी घटना घटित होती है तो प्रत्यक्ष रूप से जानकारी में आने वाली घटनाओं की तुलना में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति अपनी बदनामी या डर या आदि आदि कारणों से शिकायत दर्ज नहीं करवा पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये अ, जो फ्रॉड है लगभग 2,500 करोड़ से ऊपर का निकल गया होगा। और 1 करोड़, सॉरी, 1 लाख के आसपास ये मामले आए होंगे। हो सकता है कि इससे ज्यादा मामले भी आए हों। तो इसकी सीरियसनेस आप इस तरीके से समझ सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट लगातार खबरों में बना हुआ है। हर दिन 6 करोड़ के आसपास का फ्रॉड हो रहा है इससे। और ये होम मिनिस्ट्री की साइबर विंग के अनुसार, है ना? इसके बाद लगभग 92,500 इससे केसेस आ चुके हैं अक्टूबर तक। अब बात करते हैं कि भारत इन साइबर क्राइम्स के लिए इतना संवेदनशील है क्यों,
है ना, स्पैम आदि आदि इनके लिए इतना संवेदनशील है क्यों? तो भारतीय सरकार के प्रयासों के अनुरूप भारत में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसमें भारत में पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, है ना, स्मार्टफोन तक लोगों की पहुंच ये आसानी से हो सकी है। अगर इसके बारे में एक डाटा देखें तो भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार देश में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ता हो चुके हैं अब तक। लगभग 125 करोड़ व्यक्ति हमारे देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और जिनमें से अधिकांश लोग वर्तमान समय में स्मार्टफोन का यूज करते हैं, जिसमें कि इंटरनेट के माध्यम से वो साइबर स्पेस में जाकर के अपना डेटा वगैरह कलेक्ट कर पाते हैं, गेमिंग कर पाते हैं, ये सारी चीजें हो पाती हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई है, जो कि वर्तमान सरकार का डिजिटलाइजेशन का एक जो प्रमुख लक्ष्य रहा है। तो डिजिटल भारत मिशन की तरफ इस सरकार ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। अब इसके कुछ फायदे तो हैं, जैसे कि आज हम यूपीआई जैसे फायदे हो गए, है ना, सर्विसेज की होम डिलीवरी, है ना, और आप कोई भी सरकारी सेवा को आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से उसका डिजिटल फॉर्म में उसका उपभोग कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस को आज घर से डाउनलोड कर सकते हैं आदि। आप एक जगह से दूसरी जगह बिना विलंब के बात कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, आदि चीजें ये डिजिटल भारत मिशन के सफल होने के बाद ही भारत में संपूर्ण हो पाई हैं। हालांकि ये सारी फायदे भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो फायदे हैं उनके अलावा एक प्रमुख नुकसान में एक आता है, जिसको बोलते हैं साइबर अपराध। तो अब हम बात करेंगे कि साइबर अपराध या साइबर क्राइम्स होते क्या हैं। साइबर क्राइम एक मामूली सी ईमेल हैकिंग से लेकर के ईमेल की हैकिंग से लेकर के बड़े साइबर अपराध, जैसे भी किसी भी राज्य के विरुद्ध साइबर वॉर जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाना, इसको साइबर क्राइम कहते हैं। हैकिंग से ले छोटी सी हैकिंग जो ईमेल की हैकिंग हो जाती है, इनसे लेकर के साइबर वॉर तक के जो परिणाम है, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब साइबर क्राइम में एक व्यक्ति साइबर स्पेस का दुरुपयोग करता है। अब साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस एक ऐसी डिजिटल जगह है जहां पर व्यक्ति कंप्यूटर और ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस जिसमें इंटरनेट चलता हो, उसके बेसिस पर आपस में जुड़ते हैं, डाटा का ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गेम खेलते हैं आदि। ये सारी जो सर्वर जैसा सिचुएशन होता है उसको हम साइबर स्पेस बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति साइबर स्पेस में जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट आदि, मोबाइल फोन आदि का उपयोग करके, है ना, कोई ऐसा काम करे जो कि जनमानस के लिए हित में नहीं है, उसको हम साइबर अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। तो एक व्यक्ति, इसकी साधारण सी डेफिनेशन आप इस प्रकार से देख सकते हैं: एक व्यक्ति अथवा किसी संगठित समूह के द्वारा साइबर स्पेस जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, तकनीकी नेटवर्क जैसे कि मोबाइल आदि के माध्यम से कोई भी क्राइम कमिट करना, इसको हम साइबर क्राइम के अंदर उसके परिभाषा के अंतर्गत रख सकते हैं, है ना। इसमें छोटी सी ईमेल हैकिंग से लेकर के साइबर वॉर तक इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। अब इसके बाद हम, ये मैं संक्षिप्त में चर्चा करते हुए आपके साथ जा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे तो बोर होने की संभावना या आशंका कुछ ज्यादा हो सकती है। अब साइबर क्राइम के कुछ प्रकार हैं, जो फेमस टर्म्स हैं साइबर क्राइम की दुनिया में, इनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे जब कंप्यूटर या लैपटॉप हैक हो जाता है तो उसमें कभी कभी डॉस डॉस सिस्टम बोलते हैं, डॉस अटैक को बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। जब इस पर डॉस अटैक होता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है, वो अपनी सर्विस देने से मना कर देता है। अब वो बोलता तो है नहीं, तो उस पर एक ऐसा डायलॉग बॉक्स लिख करके आता है,
डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें डिनायल ऑफ सर्विसेज या सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ आपके ऊपर वो स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, तो उसको बोलते हैं डॉस अटैक। इसके अलावा फिशिंग हो गया। फिशिंग के बाद विशिंग। फिशिंग और विशिंग का मतलब सिंपल ये हो जाता है कि फिशिंग में धोखे से चालाकी से किसी भी प्रकार आपका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन आईडी पासवर्ड है, धोखे से इनको प्राप्त कर लेना, इनको हम फिशिंग कहते हैं। इसके अलावा एक वर्ड आता है वेलिंग। वेल मतलब आपने वेल मछली के बारे में सुना होगा, काफी बड़ी मछली होती है। तो जब फिशिंग देश के नामचीन व्यापारियों और बड़े बड़े लोगों के साथ की जाती है, तब इसको वेलिंग बोलते हैं, है ना। और जैसे कि आप सभी लोग इंटरनेट पर ब्राउज तो कुछ ना कुछ करते ही होंगे, जैसे क्रोम हो गया, सैमसंग का ब्राउजर हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, कई सारे ब्राउजर हैं। तो उन ब्राउजर्स का यूज करते हैं और उसमें आप देखोगे कि टैब्स बन के आते हैं। आप जितनी बार यूज करोगे उतने टैब्स खुले रहते हैं, और जब उन पे आप सर्च करते हो, आपकी आईडी होती है, तो उसमें आपका पूरा डेटा होता है। तो उन टैब्स का उपयोग करके जब फिशिंग की जाए, जो खुले टैब्स आपके रह गए हैं, आप जल्दी में जाते हैं, उनको यूज करते हैं, ऐसे ही होम बटन से प्रेस करके वापस अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो वहां पर जो खुले टैब्स रह जाते हैं, हैकर्स उनका यूज करके आपके मोबाइल से जो संवेदनशील डेटा होता है उनको, या सेंसिटिव डेटा जिसको बोलते हैं, सेंसिटिव डेटा को चुरा लेते हैं ना, इसको बोलते हैं टैबनेबिंग। अब इसके बाद और भी कई सारे अटैक के प्रकार होते हैं साइबर क्राइम के, जिसमें मेलवेयर हो गया, स्पैमवेयर हो गया। अब मेलवेयर कोई एक ऐसा जो स्पाईवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में बिल्कुल बिना कोई रिएक्ट किए आपके कंप्यूटर में बना भी रहेगा और आपके डेटा को हैकर्स के पास पहुंचाता भी रहेगा। तो उसको बोलते हैं मेलवेयर। इसको हिंदी में आराम से ये बोल सकते हैं घुसपैठिया सॉफ्टवेयर। घुसपैठिया सॉफ्टवेयर जो बिना किसी रिएक्शन के आपके कंप्यूटर में बना रह सकता है और उसके संवेदनशील डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता रहता है। इसके अलावा एक अटैक होता है जिसको रैनसमवेयर अटैक बोलते हैं। रैनसमवेयर में डेटा को हैक कर लिया जाता है और उसको रिलीज करने के एवज में कुछ पैसे वगैरह मांगे जाते हैं। डाटा को हैक करके उसके बारे में जब फिरौती मांगी जाती है, तो उसको रैनसमवेयर बोलते हैं। अभी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल पुरानी बात है, जब एम्स दिल्ली पर ऐसा ही अटैक हुआ था। हालांकि बाद में इसको फिर डेटा को रिकवर कर लिया गया था बिना फिरौती दिए, लेकिन ऐसा अटैक हुआ था और वहां से फिरौती मांगी गई थी। इसके अलावा फार्मिंग, और जो सबसे कॉमन है जिसको आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे, जिसको बोलते हैं स्पैम। स्पैम आपने देखा होगा कि आजकल आपके मोबाइल में फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, और भी विभिन्न प्रकार की शॉपिंग साइट से, वेबसाइट से कोई, और जो फैंटेसी ऐप्स हैं, इनकी तरफ से, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हैं, इनकी तरफ से लगातार मैसेज आते रहते हैं, है ना? इनके पास आपके पास मैसेज भेजने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लगातार मैसेज करते रहते हैं। जब कोई कंपनी, वाणिज्यिक कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार मैसेज करती रहती है बिना परमिशन के, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं स्पैमिंग। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो आज ही अपने मोबाइल का मैसेज ऐप खोलें और उसमें देखें कि कितने मैसेज ऐसे हैं जो कि आपके पास आने चाहिए थे और कितने ऐसे हैं जो कंपनियों ने फालतू में आपके पास भेज दिए। स्पैमिंग का एक और एग्जांपल देखना हो तो आप अपनी जीमेल आईडी पर जाइए या ईमेल आईडी पर, और देखना वहां पर आपके पास सैकड़ों की संख्या में स्पैम मैसेज पड़े होंगे, है ना। तो ये कुछ साइबर क्राइम के प्रकार हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए ना, साइबर क्राइम के प्रकारों में डॉस अटैक हो गया, फिशिंग हो गया, विशिंग हो गया, टैबनेविंग हो गया, वेलिंग हो गया, मेलवेयर हो गया, रैनसमवेयर हो गया, और फार्मिंग हो गई, और स्पैमिंग हो गया। तो ये सारे साइबर क्राइम के
प्रकार हैं। आशा करते हैं कि इतना अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कि साइबर क्राइम के खतरे क्या हैं। क्यों मतलब साइबर क्राइम से क्या क्या हो सकता है ना। क्योंकि ज्यादातर लोग इसको ऐसे ही हल्के में टला देते हैं कि साइबर क्राइम क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही कॉल वगैरह आएगा, हम पहचान लेंगे, काट देंगे, और हाँ, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो देखिए, साइबर क्राइम से क्या क्या हो सकता है। साइबर क्राइम से वेबसाइट के डेटा को फेरबदल करने से लेकर के उसके डेटा को डिलीट करने तक की समस्या आ सकती है। अगर आप किसी वेबसाइट को ऑन करते हैं या उसके ऊपर कंटेंट डालते हैं, तो उसको हैक करके उसके डेटा को फेरबदल करके मतलब आपने मान लिया कि करेक्ट डेटा लिखा है अपनी वेबसाइट पर, तो उसको फेरबदल करके उसमें अपने मन मुताबिक कैसा भी डेटा लिखा जा सकता है। इसके अलावा पोर्नोग्राफी का फैलाव इसी साइबर क्राइम का एक सबसे जो खतरनाक चीज है, वो है पोर्नोग्राफी का फैलाव। मतलब पोर्नोग्राफी ज्यादा फैलाई जा रही है। आप अच्छा, आप एक बार जो यूट्यूब से जो लिंक वगैरह कॉपी करके लोग वीडियो ऑडियो डाउनलोड करते हैं, उस साइट पर आप जाके देखिए, है ना। और आप कोई भी साइट खोलेंगे तो उसमें आपको ये पोर्नोग्राफी से रिलेटेड अब किसी में उसकी इंटेंसिटी ज्यादा कम हो सकती है, वेरी कर सकती है साइड बाय साइड, लेकिन आपको ये चीजें वहां पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी रचना के क्षेत्र में जब आप कोई नई रचना करते हैं, तो उस पर आपको कॉपीराइट दिया जाता है, आप उसको कॉपीराइट ले सकते हैं। लेकिन हैकिंग के माध्यम से उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक चुराया जा सकता है। तो आप जो कॉपीराइट है उसका उल्लंघन हो सकता है। उसके अलावा ईमेल पर धमकी भरे मैसेज आना, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, एक सांसद महोदय हैं, उनको लगातार मैसेज आए जा रहे हैं। ऐसे अलग-अलग लोगों को ऐसे मैसेज, ईमेल पर धमकी भरे मैसेज आते रहते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले ट्विटर पर ऐसे हो सकता है कि हैकिंग की वजह से हो, ये भी हो सकता है कि किसी ने रियल में दिया हो, लेकिन ये भी संभव है कि किसी ने हैक करके किसी के अकाउंट से वो दिया हो। तो अभी एयरप्लेन को एयरलाइंस को धमकी मिली, फिर ये सांसद को धमकी मिली, ऐसी धमकी वाले मैसेज आते रहते हैं। तो ये सब हैकिंग के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा नकली पहचान, मतलब जैसे आपकी कोई सोशल मीडिया पर आईडी है, तो आपकी आईडी का दुरुपयोग करके या आपके जो फोटो सोशल मीडिया पर डले होते हैं उनका उपयोग करके आपके नाम की आईडी बनाकर कोई भी अ, कुछ भी मतलब ऐसा ही मैसेज कर सकता है जिससे कि दंगे जैसी सिचुएशन भी उत्पन्न हो सकती है, कोई क्राइम के दायरे में वो आता हो, तो आप तो ऐसे ही फंस जाएंगे ना फालतू में। तो नकली पहचान बना के भी ऐसा सिस्टम किया जा सकता है। इसके अलावा अ, हर व्यक्ति को अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी और राइट टू प्राइवेसी होता है, अपने एक निजता का अधिकार सभी के पास होता है। तो आपके अगर कोई पर्सनल फ़ोल्डर्स में, पर्सनल फाइल्स में जाकर के उन डेटा को चुरा ले, तो आपके निजता का अधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा एक और खतरा है, जिसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर जो क्राइम के सबसे खतरनाक इम्पैक्टों में से जो दुष्प्रभाव हैं, उनमें से एक ये आशंका है कि साइबर स्टॉकिंग हो सकती है। अब साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? तो साइबर स्टॉकिंग उसको बोलते हैं जिसमें जो स्पैमर्स होते हैं या साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये लोग महिलाओं की न्यूड तस्वीरें या अपमानजनक तस्वीरों को प्रस्तुत कर उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा या हैकिंग के द्वारा किसी भी महिला या लड़कियों की अपमानजनक तस्वीरें, जिसमें न्यूड फोटोज भी और वीडियोज भी हो सकते हैं, इनको भी वायरल या सोशल मीडिया पर डालकर उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उनकी इज्जत है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजिटल अरेस्ट चर्चा में क्यों है, ठीक है? उसके बाद उसकी गंभीरता क्यों है, क्योंकि हर दिन लगभग 6 करोड़ का ये फ्रॉड हो रहा है, और लगभग 92,500 केस अब तक आ चुके हैं, जिसमें लगभग साढ़े 2100 करोड़ का फ्रॉड अब तक हो चुका है। इसके अलावा साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम में
एक हैकिंग से लेकर के साइबर वॉर तक की सिचुएशन को साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें साइबर स्पेस का दुरुपयोग शामिल होता है ना। अब भारत में ये खतरे ज्यादा क्यों बढ़े हैं? क्योंकि भारत में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसके द्वारा लगभग 125 करोड़ लोग आज भारत में मोबाइल यूजर्स हैं। मोबाइल उसमें से भी अधिकतर लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं, जिसमें से डिजिटल पेमेंट हो गया और डिजिटल सर्विसेज का उपयोग ये करते हैं। तो भारत इसके लिए साइबर के लिए, साइबर क्राइम्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और साइबर क्रिमिनल्स के हमेशा टारगेट पर रहता है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं साइबर ठगी। साइबर ठगी या साइबर फ्रॉड। अब ये साइबर फ्रॉड क्या है? किसी भी व्यक्ति, एक एक आदमी भी हो सकता है और उनका एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है, तो किसी भी व्यक्ति या समूह के द्वारा साइबर स्पेस का दुरुपयोग करके, अब साइबर स्पेस हम पहले बता चुके हैं, है ना। तो किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा साइबर स्पेस का दुरुपयोग करके लोगों के जो लोगों की अनुमति के बिना उनके बैंक खातों से, है ना, अवैध अ, जो ट्रांजैक्शंस हैं, किसी भी व्यक्ति या उस संगठन समूह के द्वारा व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके अ, बैंक अकाउंट से होने वाला ट्रांजैक्शन, उसको हम साइबर फ्रॉड के अंतर्गत रख सकते हैं। और ये इनवैलिड ट्रांजैक्शंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस कॉल, मैसेजिंग और फ्रॉडुलेंट जो लिंक्स होते हैं उन पर टच करने के बाद आपके डेटा के चोरी के बाद ये ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो ये हो गया साइबर फ्रॉड। अब साइबर फ्रॉड के बाद देखते हैं, अब आते हैं अपने जो मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर हमने आज चर्चा स्टार्ट की थी, जिसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का जो साइबर फ्रॉड है उसकी ही एक अगली कड़ी है, जिसमें एक कोई व्यक्ति या लोगों का ऐसा समूह पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनआईए या दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और अन्य किसी विभाग के अधिकारी बनकर के किसी व्यक्ति को कॉल लगाते हैं और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये बात करते हैं। और बात करने के बाद ये बताते हैं कि आप कोई ड्रग्स, आतंकवादी गतिविधियां और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो केसेस हैं आप उसमें सम्मिलित पाए गए हैं, जिसके बाद आपके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। और इससे लोग घबरा भी जाते हैं। और ये कॉल जो वीडियो कॉल होते हैं, ये वीडियो कॉल सामान्यतः व्हाट्सएप या स्काइप जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे आते हैं। इनके और एक बात कॉमन है, इनके जो कॉल्स आते हैं उनके बैकग्राउंड में एक रियल पुलिस स्टेशन या ऑफिस जैसी कोई जो एनआईए जैसे ऑफिस है, इनकी जैसी कुछ इमेज ये लगा करके रखते हैं, जिससे कि ये सामने वाले को बिल्कुल ये प्रभावित कर पाए कि हम ओरिजिनल अधिकारी हैं बिल्कुल, है ना। तो साइबर ठगी ये डिजिटल अरेस्ट का सिंपल मतलब यहाँ से देख लो आप कि इसमें व्यक्ति अ, कोई अ, किसी व्यक्ति को एक वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप या स्काइप के माध्यम से। व्हाट डिजिटल अरेस्ट में किसी भी व्यक्ति को व्हाट्सएप या स्काइप के माध्यम से एक वीडियो कॉल आती है और जो कॉल करने वाला व्यक्ति होता है अपने आप को एनआईए, सीबीआई, मुंबई पुलिस या दिल्ली पुलिस, है ना, ऐसे कुछ अ, अधिकारियों में से एक आपको बताता है और ये सूचना देता है कि आप ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी जैसी घटनाओं में सम्मिलित पाए गए हैं। ये तो इसकी स्टार्टिंग है। अब साइबर क्राइम के अंतर्गत ये डिजिटल अरेस्ट किया कैसे जाता है? डिजिटल अरेस्ट का सिंपल मतलब, एक आपको वीडियो कॉल आएगी,
वीडियो कॉल में सामने वाला बंदा आपको बताएगा कि मैं एनआईए से, सीबीआई से या फिर दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ और आप ड्रग्स की गतिविधियों में या पीएमएलए के अंतर्गत जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं उसमें आप पाए गए हैं ना। तो आपको ऐसी कुछ धमकी भरी चीजें आपको उसके द्वारा बताई जाती हैं। बैकग्राउंड में एक पुलिस स्टेशन जैसा कोई इमेज लगा के रखते हैं और आत्मविश्वास से इतनी बात करते हैं कि बिल्कुल ये जैसे कोई रियल अधिकारी हो, है ना। तो अभी तक इतना क्लियर होगा। अब डिजिटल अरेस्ट किया कैसे जाता है, इसकी पूरी प्रोसेस। सबसे पहले एक अनजान नंबर से आपको वीडियो कॉल आएगी, है ना। फिर आपको उसमें सामने वाला बैठा वाला जो सामने जो आप कॉल करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को किसी जांच एजेंसी का आपको अपने आप को जांच एजेंसी का अधिकारी बताएगा। बैकग्राउंड में ध्यान रखना कोई पुलिस स्टेशन जैसी कोई जगह होगी जिससे कि यह अपने आप को अधिकारी साबित आपके सामने कर सके। फिर उसके द्वारा आपको ये सूचना दी जाती है कि या तो आप या आपका कोई परिजन, है ना, जो आसपास परिजन मतलब स्नेहीजन, जो आपका परिवार का कोई व्यक्ति है, वो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गतिविधियों, ड्रग्स, इन सारे चीजों में सम्मिलित पाया गया है और उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। अब अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो भारत में पीएमएलए हो गया, एनएसए हो गया, नारकोटिक्स के ये जो कानून है, ये कठोरतम कानूनों में से एक माने जाते हैं। इनमें जमानत लेना भी मुश्किल हो जाती है। तो जिसको ये पता होता है कि वो फिर इन कानूनों के या इन अपराधों में नाम सम्मिलित होने के बाद से ही डर जाता है ना। इसके बाद उसके द्वारा आपको अगला धमकी भरा पॉइंट दिया जाता है कि इस बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे, है ना। इसके बारे में आप किसी को नहीं बताना है आपको। 4-5 पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर है। कॉल आएगी, अपने आप को जांच एजेंसी का अधिकारी बताएगा, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को एक गंभीर अपराध में सम्मिलित होने का दोषी बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आ, आपको कॉल कट नहीं करनी है और ये किसी को नहीं बताना है, क्योंकि ये इतने आत्मविश्वास से बात करते हैं, साधारण जनता के द्वारा इनको पहचानना मुश्किल होता है। इसके अलावा चूंकि हमारे देश में अभी भी साक्षरता की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं हो पाई है ना, ज्यादातर लोग पढ़े नहीं हैं और उसमें भी ये जो कानूनों से संबंधित जानकारी है ये तो हर किसी को होती भी नहीं है। तो कॉल करने के बाद आपको बोलेंगे कॉल कट नहीं करना है आपको। आपका व्यक्ति जो आप या आपका कोई परिवार का व्यक्ति इस केस में फंस चुका है जिस संबंध में ये जांच एजेंसी आपसे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है। क्योंकि भारत में सरकार ने डिजिटल भारत मिशन को जोर शोर से समर्थन दिया है और उसको प्रोत्साहित किया है। इससे लोग समझ बैठते हैं कि हो सकता है कि ये डिजिटली पूछताछ चल रही हो। फिर इसको डरा धमका के बाद में लगभग ये 10-15 मिनट का काम नहीं है, 8-8 10 घंटे, या किसी को तो मैंने ये खबरें मैंने पढ़ी हैं कि 2-2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट बना के रखा है। उसमें व्यक्ति अपने लैपटॉप के सामने से हट भी नहीं पाता है क्योंकि हटने की मना कर दी जाती है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा। फिर अंत में जब वो बहुत ज्यादा डर जाता है तो उससे ये बोल कर कि चलो हम आपके केस को रफा दफा करेंगे, आप इतने पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए। तो इस चक्कर में 8-10 लाख रुपए की जुगाड़ उनकी हो जाती है ना। इस प्रकार किया जाता है ये डिजिटल अरेस्ट। प्रोसेस को बिल्कुल से ध्यान रखिए। अनजान नंबर से व्हाट्सएप या स्काइप पर वीडियो कॉल आएगी। वीडियो कॉल में सामने वाला बैठा वाला व्यक्ति, जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा, वो अपने आप को किसी जांच एजेंसी का सदस्य बताएगा। उसके बैकग्राउंड में कोई पुलिस स्टेशन जैसी इमेज लगी होगी या कोई वातावरण ऐसा बना रखा होगा जिससे कि वह आपको ये बता सके कि मैं बिल्कुल असली अधिकारी हूँ। इसके बाद आपको कॉल पर बने रहने की सलाह दी जाएगी। ये बताया जाएगा कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों में सम्मिलित पाया गया है, जैसे कि नार्कोटिक्स हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस हो गए इसमें। इसके बाद आपको बताया जाता है कि आप किसी को ना बताएं इस बारे में, प्लस किसी से इस दौरान बात भी ना करें। इसके बाद आपको डरा धमका के इसको रफा दफा करने के चक्कर में
आपसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। ये है डिजिटल अरेस्ट करने की पूरी प्रोसेस। अब देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट कैसे पहचानें। इसको बहुत ध्यान से अ, देखिएगा इस पार्ट को, क्योंकि ये आपके लाखों रुपए यहाँ से बच सकते हैं। ये तो आपको सिर्फ साइबर क्राइम के बारे में अब तक जानकारी मिली है, तो यहाँ से देखिए। क्योंकि स्कैमर्स वीडियो कॉल के बाद ऐसा पूरा माहौल बना के रखते हैं जिससे कि वो पहचान में ना आए, और ज्यादातर लोग इनको पहचान भी नहीं पाते हैं। फिर भी मुंबई पुलिस के द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई। ध्यान रखना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मुंबई पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये बताया है कि कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी पहचान बताने के लिए वीडियो कॉल नहीं करता है। ध्यान रखना ये पॉइंट। डिजिटल अरेस्ट में वीडियो कॉल ही आती है। और मुंबई पुलिस की एडवाइजरी में क्या है कि पुलिस अधिकारी कभी भी अपनी पहचान बताने के लिए या आधिकारिक जब संवाद स्थापित करेंगे, कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे आपके साथ, तो वो कभी भी वीडियो कॉल का यूज नहीं करते हैं। पुलिस कभी भी आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने के बाद करने की बात आपसे नहीं करेगी, क्योंकि इसमें ये भी पॉसिबल है कि वीडियो कॉल वाले व्यक्ति ने आपसे कहा कि हम इससे शिफ्ट होकर के आप ये वाला ऐप डाउनलोड कीजिए, जो आपके एक तो डेटा को भी चुराएगा और उनसे बात भी होती रहेगी। तो इसलिए ऐप डाउनलोड करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो पुलिस कभी भी कॉल के दौरान या ऐसे कभी भी किसी भी प्रकार के ऐप को डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलती है। अगला पॉइंट, अगर आपको सामान्य जानकारी हो तो भारतीय कानूनों के अनुसार आपको एफआईआर की कॉपी हार्ड फॉर्म में दी जाती है, हार्ड कॉपी दी जाती है एफआईआर की, है ना। तो पहचान पत्र या आईडी कार्ड, एफआईआर की कॉपी या गिरफ्तारी का जो वारंट होता है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होता है, वो आपको हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जाता है। पुलिस कभी भी किसी भी व्यक्ति का ऑनलाइन बयान दर्ज नहीं करती है। ध्यान रखना वहां पर इस बात को लेकर के एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपसे उस संबंध में जो आप केस में फंसे हैं उसके संबंध में ऑनलाइन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी कॉल के दौरान किसी भी और दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करने को नहीं रोकते हैं। पुलिस कॉल के दौरान बात करने से किसी को नहीं रोकती, आप किसी और से भी बात कर सकते हैं। आप पुलिस ये भी नहीं बोलेगी कि जब आप इस मामले में किसी को नहीं बताएंगे, आप खुल के बता सकते हैं। और भारतीय कानूनों में जो भारतीय दंड संहिता है, जो कि अब बीएनएस हो चुकी है, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। उसमें जब कोई अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हो तो आपकी रियल वाली गिरफ्तारी होती है, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये तो हो गया डिजिटल अरेस्ट क्या है और डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, डिजिटल अरेस्ट को कैसे पहचाने। अब डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें? ध्यान रखना, इससे बचना भी जरूरी है। और ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये भी जो भारत के CIRT यानी कि सर्टेन जो एक संस्था है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, ये इन लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए निम्नलिखित ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो सतर्क रहें, बिल्कुल, है ना, पहली हेडिंग में इनकी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। कोई भी, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सरकारी जांच एजेंसी आधिकारिक संचार यानी कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसको करने के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग नहीं करती है। और याद कीजिए, जब मैंने आपको ये बताया था कि डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है, वहां पर जो स्कैमर्स होते हैं ये आपको व्हाट्सएप या स्काइप पर ही कॉल करते हैं। जबकि सर्टेन की एडवाइजरी क्या बता रही है कि कोई भी जांच एजेंसी आपके साथ व्हाट्सएप या जो स्काइप है ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करके ऑफिशियल कम्युनिकेशन को स्थापित या स्टेब्लिश नहीं करती है। अगर आपको ऐसा लगे कि हो सकता है कि ये फ्रॉड है और मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो पहले तो आप तुरंत उसके फ़ोन को काट सकते हैं, है ना? अगर बिल्कुल काट ही दें, ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत है नहीं। फिर अगर
आपको व्हाट्सएप या स्काइप के कॉल के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि आप या आपका कोई परिवार का व्यक्ति नारकोटिक्स या आप बोलें मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट एक्टिविटीज इनमें फंस गया है, तो उसको जस्ट इग्नोर इट, उसको इग्नोर कर देना है अपने आप को, है ना। ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करके रखना है, क्योंकि मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। इसके अलावा जब वो बातचीत करे आपसे, बाई चांस आपने जल्दी फोन नहीं काटा और आप बातचीत हो रही है आपसे, तो घबराए नहीं और जल्दबाजी में कोई भी अपनी निजी जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको ना दें, जिसमें बैंक अकाउंट से लेकर अपने आईडी पासवर्ड से मतलब सारी चीजें, कोई भी निजी जानकारी उसको जल्दबाजी में नहीं देनी है। उसके अलावा एक चीज आप और कर सकते हैं इस दौरान कि जब आप वीडियो कॉल से उससे बात हो रही हो, तो कैसे भी करके मोबाइल में आप शॉर्टकट का यूज तो करती हैं, जैसे कि पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट या उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, जिससे कि जब जांच अधिकारी आपसे वो मांग करें, व्हाट्सएप वाले नहीं, रियल वाले, जब आप उसकी शिकायत करेंगे, तो जब वो उसकी मांग करें तो आप उसको बता पाएँ कि इस नंबर से कॉल आया था, ऐसा-ऐसा माहौल था, है ना? इसके अलावा फ़िशिंग से बचें। फ़िशिंग मैंने आपको लगभग 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ये बताया था कि फ़िशिंग क्या होती है। धोखाधड़ी से आपकी आईडी, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे संबंधित जो डेटा है, धोखाधड़ी से प्राप्त करना, इसको बोलते हैं फ़िशिंग। तो इन सारी सतर्कताओं का उपयोग करके आप इससे डिजिटल अरेस्ट से आसानी से बच सकते हैं और अपने ऊपर एक मेंटल दबाव आने से आप उसको पहले से ही रोक सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि भारत सरकार का जागो ग्राहक जागो ये अभियान चला है, जागरूक करने को लगातार प्रयास चल रहा है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रयास होता है, तो आप उसकी शिकायत ज़रूर करें। आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वेबसाइट लिखी होगी आपकी स्क्रीन पर www.cybercrime.gov.in। इसके अलावा एक नंबर भी है 1930। आप इन वेबसाइट और इस टोल फ्री नंबर पर फर्जी कॉल्स की भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। तो हमने अब तक एक बार जस्ट रिकॉल करें कि हमने क्या-क्या पढ़ा है। क्या-क्या चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली है। सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानकारी ली। डिजिटल अरेस्ट की क्योंकि ये कई सारे शहरों में लगातार घटनाएँ हो रही हैं ना, इसकी चर्चा में। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट की गंभीरता, प्रतिदिन 6 करोड़ के आसपास का ये फ्रॉड हो रहा है और लगभग अक्टूबर तक 92,000 के आसपास केस आ गए हैं। 2200 करोड़ के आसपास का ये फ्रॉड हो चुका है। इसके बाद बताया था कि भारत संवेदनशील क्यों है इनके लिए, सेंसिटिव जो हैकर्स हैं और ये धोखाधड़ी करने वाले लोगों के लिए भारत सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि डिजिटल भारत मिशन के अनुसार भारत में डिजिटल क्रांति बहुत तेजी से हुई है और भारत में लगभग 125 करोड़ लोग अ, स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं और ये भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार का ये डेटा है। और इसमें से 125 करोड़ में से ज़्यादातर लोग स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं और उसमें इंटरनेट का यूज़ करते हैं, चूँकि भारत में 4G इंटरनेट अ, हर जगह लगभग उपलब्ध है। इंटरनेट का पेनिट्रेशन भारत में गहराई तक हो चुका है, तो इससे ये फ्रॉड की आशंकाएँ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हमने साइबर क्राइम की एक नॉर्मल सी डेफ़िनेशन देखने का ट्राई किया, जिसमें आप नॉर्मल ईमेल हैकिंग से लेकर के आपके जो साइबर वॉर तक की सिचुएशन को आप साइबर क्राइम के अंतर्गत रख सकते हैं। बेसिकली इसमें कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें इंटरनेट का यूज़ हो सकता हो, साइबर स्पेस का दुरुपयोग करके किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की भावना शामिल होती है। फिर इसके मैंने प्रकार बताया आपको, फ़िशिंग बताया, टैबनिबिंग बताया, विशिंग बताया, है ना? व्हेलिंग बताया, मैलवेयर बताया, रैनसमवेयर बताया, स्पैमिंग बताया, ये बताया। इसके बाद बताया कि इसके दुष्प्रभाव क्या-क्या हो सकते हैं, खतरे हैं क्या? डेटा चेंज किया जा सकता है, पोर्नोग्राफ़ी का फैलाव हो सकता है, कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है,
इसके अलावा ईमेल पर धमकी भरे मैसेजेस हो सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो सबसे अ, खतरनाक जो पॉइंट है वो मैंने आपको साइबर स्टॉकिंग के बारे में बताया था, जिसमें महिलाओं और लड़कियों की अपमानजनक जो न्यूड वीडियो और तस्वीरें हैं उनको अ, प्रसारित करके उनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा साइबर फ्रॉड के बारे में बताया, साइबर ठगी, जिसमें धोखे से व्हाट्सएप मैसेज या नॉर्मल मैसेजिंग, उसके बाद कॉल या लिंक्स के माध्यम से आपके डेटा जैसे कि बैंक अकाउंट, यूपीआई पासवर्ड, यूपीआई पिन या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त करके आपके साथ पैसों की धोखाधड़ी साइबर फ्रॉड होता है। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट, ये क्या होता है, इसकी प्रोसेस, फ़ोन आने से लेकर के कैसे-कैसे अपने आप को अधिकारी बताते हैं, अधिकारी के बाद आपसे कैसे ठगी करते हैं, ये बताया। फिर मुंबई पुलिस की एडवाइजरी बताई आपको कि कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन की एडवाइजरी बताई कि जिससे आप इनको कैसे डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। फिर आपको ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि इसकी रिपोर्ट कहाँ करें फ्रॉड कॉल्स की, तो आपको ये वेबसाइट और ये नंबर भी आपको दिया है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी और आप अपने साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों को, अपने मित्रों को भी इस संबंध में जागरूक करेंगे और साइबर फ्रॉड जैसे खतरों से खुद बचेंगे और लोगों को भी बचाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।